नमस्कार दोस्तों। आज अपना एडवांस मैथ का सबसे पहला टॉपिक है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री शुरू करते हैं आज। देखो भाई, ज्योमेट्री देखो भाई, एडवांस मैथ का टॉपिक है और ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसमें क्या है कि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। और इंटरेस्ट बढ़ाने का इसमें केवल और केवल एक ही तरीका होता है कि आपके पास जो भी कोई चीज़ लिखवाई जाए, जो भी कोई चीज़ बताई जाए, आप उस चीज़ के पीछे क्यों लगाना शुरू कर दो। मैं आपसे कोई फॉर्मूला बताऊं कि ये फॉर्मूला होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि क्यों होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे आपने क्यों लगाना शुरू कर दिया, ज्योमेट्री में अपने आप इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ज्योमेट्री में अपने आप चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक है और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊंगा, जहाँ पे कहूँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप अपने नोट डाउन करोगे, अपने लिखोगे। देखो भाई, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रायंगल। सीरीज से पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फर्दर चलते रहेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायंगल में यूज होंगी लेकिन वो पढ़ेंगे हम लाइंस में, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, वो चीज़ मेरी मान लेनी है यहाँ पे आपको। उसके बाद जब लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ आएगी तो वहाँ वो क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ आती है त्रिभुज, ट्रायंगल। देखो त्रिभुज क्या होता है कि ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, एक बहुभुज होता है जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अपने पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो इसके 5-7 टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक क्लियर करवाऊंगा। जब आपको इसका बेसिक क्लियर होगा तो उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। करवाने को सीधे सवाल भी करवा देंगे लेकिन जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक सवाल करवाने का कोई फायदा नहीं। देखो भाई, ट्रायंगल में क्या होता है कि अपने पास ये 3 पॉइंट हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या लेके चलनी है कि ये जो 3 इसके वर्टेक्स हैं इनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करना है। और कैपिटल ए के सामने की जो लेंथ होगी वो स्मॉल ए होगी, कैपिटल बी के सामने की जो लेंथ होगी वो स्मॉल बी होगी और कैपिटल सी के सामने की जो लेंथ होगी वो स्मॉल सी होगी। तो अगर आपसे कहीं लिखा हुआ है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो आप समझ जाओगे कि वो त्रिभुज के 3 कोण है, 3 बिंदु हैं। अगर छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी लिखा हुआ है तो वहां पे आप क्या समझ जाओगे, वहां पे आप ये समझ जाओगे कि ये क्या है, ये त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है। ए के सामने की भुजाई छोटा ए, बी के सामने की भुजा छोटी बी, सी के सामने की भुजा छोटी सी। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी, और ये कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आ गई भाई बात। अब देखो ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है वो चीज समझना। अगर मैं यहाँ पर इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इस बीसी के समांतर एक रेखा खींच दूं, इसका नाम दे दिया हमने डी, एक लाइन डी। तो आप ये देखो कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा और ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या होता है कि 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक होते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और एक होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब हम लाइंस पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, तो आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल ये होगा। तो आप ये देखो कि अगर ये एंगल अल्फा मान ले तो ये एंगल अल्फा हो गया, अगर ये एंगल बीटा मान ले तो ये एंगल बीटा हो गया, और इस एंगल को मान लिया हमने गामा। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि जो DE लाइन है, इस DE लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल जुड़ के कौन बना रहे हैं, नहीं बना रहे, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा और प्लस एंगल गामा। और अपने को ये पता है कि अगर कोई सीधी रेखा होती है तो उसके ऊपर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आई भी बात। आप एक छोटी सी चीज और समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि अगर अपने पास एक त्रिभुज है ABC, अगर अपने पास एक त्रिभुज ABC है तो आप एक बात बताओ, अगर हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को खोल दें और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और स्ट्रेट लाइन का कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एक सीधी रेखा ली, उसके 2 पॉइंट काट के हमने उन दोनों को आपस में मिला दिया तो त्रिभुज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी।
इसलिए सबसे पहला कंसेप्ट ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। वो 180 डिग्री क्यों होता है, वो चीज आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है कि अपने पास एक ट्रायंगल है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या समझना है, देखो एक चीज नोट करना आप कि यहाँ पे ये एंगल अपने पास हो गया ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। अगर हम इस बीसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इधर, तो अगर हम बीसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो एक एंगल ये बढ़ जाएगा। मान लो सपोज करो हमने इसको कह दिया एंगल 1, ये कह दिया एंगल 2, ये कह दिया एंगल 3 और ये कह दिया एंगल 4। तो जो एंगल 4 है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, वो बाह्य कोण हो गया कि नहीं हो गया, बाह्य कोण हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है कि सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर लिख लो इसको, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देखो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर, अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल नंबर 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 1 जमा एंगल नंबर 2। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही कि ज्योमेट्री में अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है ना तो आप क्यों लगाना शुरू करो कि ये चीज क्यों हुई। जब तक आप क्यों नहीं पढ़ोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अब ये क्यों हुई ये चीज, ये समझना। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एंगल नंबर 1 जमा एंगल नंबर 2 जमा एंगल नंबर 3, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है कि नहीं, तो आप कहोगे इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण है। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो ये पॉइंट मान लो हमने ई ले लिया कि ये जो BE है, ये BE एक स्ट्रेट लाइन है, BE एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ एंगल नंबर 3 जमा एंगल नंबर 4 बराबर 180 डिग्री। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात क्या हुई कि एंगल नंबर 1 जमा एंगल नंबर 2 जमा एंगल नंबर 3, 1 2 3 का जोड़ 180 डिग्री हो गया। दूसरी बात क्या हुई, एंगल नंबर 3 जमा एंगल नंबर 4 दोनों का जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहें, तो ये दोनों चीज बराबर है तो ये भी दोनों चीज बराबर होंगी। अगर ये दोनों चीज बराबर होंगी तो एंगल नंबर 1 जमा 2 जमा 3 बराबर एंगल नंबर 3 जमा एंगल नंबर 4 होगा। एंगल नंबर 3 से एंगल नंबर 3 कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो ये जो था ये अपना बाह्य कोण था, एक्सटीरियर एंगल था। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ एक लाइन बढ़ा देते और इसको कह देते हैं एंगल नंबर 5, तो इसी तरह हम क्या कह देते हैं कि एंगल नंबर 1 जमा एंगल नंबर 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल नंबर 5 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ऊपर इस साइड को एक्सटेंड करते तो यहाँ पे एक एंगल ले लेते तो उस एंगल का सम एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपसे कि A जमा B जमा C 180 डिग्री होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपसे, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपसे कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल नंबर 4 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 1 जमा एंगल नंबर 2। अगर आप यहाँ 5 लोगे तो एंगल नंबर 1 जमा 3, यहाँ एंगल 6 ले लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 और। क्लियर होगी भाई दोनों बातें? ठीक है। अब इसके बाद हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ते, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखो इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई त्रिभुज बनानी है अपने को, अगर अपने को कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि अपना मन आया और कोई भी भुजाएं ली, हमने कोई भी भुजाएं लेके अपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए, किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है। वो क्या कंडीशन होती है वो देखो आप एक बार कि अगर अपने पास ये एक ट्रायंगल है, अगर अपने पास ये एक ट्रायंगल है A, ये ट्रायंगल है B और ये पॉइंट है A, B और C। ये लेंथ होगी A, ये लेंथ होगी B और ये लेंथ होगी अपने पास C।
देखो भाई, अगर आप कोई भी त्रिभुज बनाओगे ना, तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ होना चाहिए, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि a प्लस बी है, कोई भी दो भुजाएं ले ली, तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, c होगा। अगर मैं आपसे कहूं b प्लस c है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, a होगा। अगर मैं आपसे कहूं c प्लस a है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, b होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं इस पॉइंट आपको। देखो, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, और ये लेंथ मान ली हमने 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर होगी लेंथ। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कट लगा देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का और ये 7 सेंटीमीटर का, तो आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से काट के इसको और इन दोनों पॉइंट को कहीं ऊपर जोड़ना चाहें, तो क्या ये 3 और 7 पे जुड़ जाएंगे? अगर हम इस लेंथ को, मान लो एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी, 3 अलग काट दिया और 10 अलग काट दिया, अगर हम इस पॉइंटों को ऊपर कहीं जोड़ना चाहें, तो क्या 3 और 7 की लेंथ पे जुड़ जाएंगे? 3 और 7 की लेंथ पे तो जब ये दोनों नीचे होते आएंगे तभी यहाँ के जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जैसे जैसे आप इसको ऊपर बढ़ाओगे तो इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? अगर इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर होगी कि नहीं होगी बात? भाई एक चीज और भी होती है ना, कि जैसे मान लो आपने लेंथ ले ली 6, 7 और 15, ये 3 साइड ले ली, आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो। अब आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो आपने ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ ली, खींच दी 15 सेंटीमीटर की लेंथ, एक लिया 6 और एक लिया 7। यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, भाई छोटी क्लास में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे, यहाँ रखेंगे 7 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे, वो कटेंगे नहीं एक दूसरे को। वो आर्क अगर एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा अपने पास? तीसरा पॉइंट यही होगा, आप नोट कर लेना इस बात को, कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। b माइनस सी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन a हो जाएगा। c माइनस a लोगे तो लेस देन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का जोड़ है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और जो अंतर है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर होगी भाई ये बात? अच्छा, अब इसके बाद एक बात और समझो आप। देखो, इसी के ऊपर एक सवाल आया एक बार किसी पेपर में, सवाल कि कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है 4 और एक साइड है 10 और एक साइड मान ली हमने c, ठीक है? तो उसने कहा कि c के कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या c की जो वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में लाई करेगी। अब आप एक बात बताओ, अगर c की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो हमें एक बात का पता है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा का जो जोड़ होता है ना, तीसरी भुजा का जोड़, वो हमेशा इनके अंतर से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? तो हम क्या करेंगे कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 6 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? 6 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? c की जो वैल्यू होगी, c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 होगा कि नहीं होगा? और c इज ऑलवेज लेस देन 14 होगा कि नहीं? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है कि नहीं होता है? तो c की जो वैल्यू आएगी वो 6 और 14 के बीच में लाई करेगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर होगी भाई ये बात कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। क्लियर होगी फिर बात? ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भाई, त्रिभुज की टाइप्स जो होती हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी क्या होती है अपने पास, एक कैटेगरी होती है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरी क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या कहेंगे, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और इसको हम क्या कहेंगे, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर।
पहले को हम कहेंगे कोणों के आधार पर, दूसरे को हम कहेंगे भुजाओं के आधार पर। देखो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो समझते हैं। भुजाओं के आधार पर सबसे पहली जो ट्रायंगल बनती है वो बनती है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरी बनती है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरी बनती है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। जब हम अपना मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इनको डिटेल में पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है। विषमबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, वो विषमबाहु त्रिभुज होगी। समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में, देखो सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। और समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। अब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो भाई कोणों के आधार पर त्रिभुज को कैसे डिवाइड करते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की है। कि सबसे पहले हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखो भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज वो होती है जिस किसी त्रिभुज के तीनों एंगल वो क्या हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोण कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, देखो अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। ये लग रहा है तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा चला गया कि नहीं चला गया। अगर आप इन पॉइंट को मिलाते होगे तो ये कैसी ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, इन तीनों ट्रायंगल को डिटेल में पढ़ना है कि इनकी क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है और इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, देखो वो चीज समझते हैं। अपने पास सबसे पहले जो ट्रायंगल है एंगल्स के बेसिस पे, वो सबसे पहली ट्रायंगल है अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होती है कि जिसमें तीनों के तीनों कोण के क्या हो, 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, देखो इसकी एक कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम किसको मानेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम मानेंगे जो त्रिभुज की छोटी भुजाएं होंगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, सी स्क्वायर। जहां पर देखो ये बड़े काम की चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। दूसरी चीज आई इसके बाद अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी कि दो छोटी भुजाओं का जोड़ तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर। और तीसरी आती है अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं आई बात। क्या होगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी अपनी दो छोटी भुजाएं हैं, वो जैसे मान लो अपने उसने ये कह दिया 4, 5 और 6 किसी त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं और आप ये बताओ कि ये जो त्रिभुज होगी ये न्यून कोण त्रिभुज होगी, ये समकोण त्रिभुज होगी या अधिक कोण त्रिभुज होगी। अब अगर 4, 5 और 6 दे रखा है तो आप एक बात बताओ यहाँ पे कि छोटी भुजाएं क्या होगी, 4 और 5 होगी।
अगर हम 4 का स्क्वायर लिखे तो 16, अगर हम 5 का स्क्वायर लिखे तो 25, और 16 और 25 का जोड़ हो गया 25 और 10 35 और 6 41, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया कि नहीं? 41 36 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगी ये कैसी होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं होगी? राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट पढ़ेंगे आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है। अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25, और 5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 25। राइट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरी चीज, अगर मैं आपसे कह दूं 4 5 और 7, ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। 5 और 4 9 है, 7 और 5 12 है, ठीक है, 7 और 4 11 है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 16 और 25 कितने हो गए? 41। लेकिन अब 7 का स्क्वायर हो कितना है? 49 है। 7 का स्क्वायर हो कितना है? 49 है। अगर वो 7 का स्क्वायर 49 है तो 41 तो छोटा हो गया ना 49 से। 41 इज लेस देन 49। इट मींस ये ट्रायंगल कैसी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। तो मेरे हिसाब से ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी भाई बात, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ये चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बताया। आप हर चीज़ के पीछे क्या लगा के देखोगे कि क्यों हुआ। ज्योमेट्री में इंटरेस्ट कब डेवलप होगा? जब आप हर चीज़ के पीछे ये देखोगे कि ये चीज़ क्यों हुई क्यों नहीं। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्यों होती है, इसका एक कोसाइन रूल होता है, एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। जैसे अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ठीक है। अगर अपने पास ट्रायंगल ए बी सी है तो अगर हम इस ए के सामने की साइड देखें तो स्मॉल ए, अगर बी के सामने की साइड देखें तो स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड देखें तो स्मॉल सी। तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल को क्या कहते हैं कि कोस ऑफ एंगल सी, किसी भी एंगल का निकाल लो आप, कोस ऑफ ए भी निकाल सकते हो, कोस ऑफ बी भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर आप यहाँ पे कोस देखो, कोस बी लिखोगे तो कोस बी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखो भाई क्या होता है, कोस सी ले रहे हो तो एंगल सी को पकड़ो, सी पॉइंट पकड़ लिया। सी के साथ कौन कौन सी दो साइड है? ए और बी है, वो दोनों का स्क्वायर किसका? पॉजिटिव का। तीसरी का स्क्वायर किसका? नेगेटिव का। और नीचे 2ab जिन दो साइड का पॉजिटिव लिया था। तो यहाँ पे कोस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कोस ए निकालना चाहते हो, अगर आप कोस ए निकालना चाहते हो तो कोस ए कैसे निकालोगे? ए के साथ कौन सी साइड लग रही है? बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो गया? ए स्क्वायर, और अपॉन क्या बन गया? 2bc। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कोस सी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? 2ab आ गया। कोस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac आ गया। कोस ए हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद हम एक अपना कोस सी ले लेते हैं, उससे इसको प्रूव करके देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं। देखो हम एक चीज सपोज करके चलते हैं, ये रिलेशन प्रूव करना है अपने को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन क्या है? सी स्क्वायर। तो हम इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि देखो एक छोटी सी बात समझो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। देखो भाई ये होता है अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव क्यों होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्यों होते हैं, तीसरे में टेन कोट क्यों होते हैं, जो भी चीज़ आएगी। तो आप एक बात बताओ, हमने एक चीज़ सपोज कर ली कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये न्यून कॉन्सेप्ट। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल जो सी होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगर 90 से छोटा होगा तो ये कहीं ना कहीं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप एक बात बताओ, पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव के होते हैं, ये बात आपको मान लेनी है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे क्यों होते हैं। यहाँ पे आप इतना मान के चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी? अगर सारे एंगल पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव की वैल्यू होगी तो ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब कईयों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि जी ये तो ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नीचे वाला कहाँ गया? नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की होगी। क्यों होगी? दो एक मैग्नीट्यूड है, चेंज नहीं हो सकता। ए और बी है, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स है और लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। भाई ट्रायंगल बनाओगे तो लेंथ पॉजिटिव की लोगे कि नहीं लोगे? तो इसलिए नीचे वाली वैल्यू हमेशा और हमेशा किसकी रहती है? पॉजिटिव की रहती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई प्रूव हो गया कि नहीं होगा? अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। समझ में आ गई भाई बात? क्लियर होगी भाई बात? ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ग्रेटर देन 90 हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो इसमें कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा? ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी? लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? क्लियर होगी भाई बात? कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। क्लियर होगी भाई बात? यहाँ तक की बात में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बताओ। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझा देता हूँ यहाँ साथ के साथ, कि कईयों के दिमाग में एक बात रहती है कि ये जो कोस सी है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab कैसे आया? ठीक है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाई यहाँ पे, ये हमने एक ट्रायंगल बना ली, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको। ये एक ट्रायंगल बना दी हमने भाई, ये हो गया अपने पास पॉइंट ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। तो कोस सी की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं कोस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई दो जिस एंगल के साथ ले रहे हैं उसकी दोनों साइड पॉजिटिव की, तीसरी नेगेटिव की, और अपॉन क्या हो गया? 2ac। कोस ए क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और अपॉन 2bc। ठीक है। अब देखो ये कोसाइन रूल कहाँ से बनता है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप हर चीज के पीछे क्या लगा के देखोगे? क्यों। ठीक है, कि ये कोस सी यही क्यों आया? ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये ले लिया हमने एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो लेंथ है ये x है, ये लेंथ x होगी, तो जो बच गई वो लेंथ a माइनस एक्स होगी। भाई ये कंप्लीट लेंथ कितने के बराबर थी? a के बराबर थी। अगर हमने कहा BD x है तो CD कितना हो गया? a माइनस एक्स हो गया। अब अगर BD x है, CD हो गया a माइनस एक्स, तो अब हम देखो इस परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं? इसको h मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। अब अगर ट्रायंगल, ध्यान से देखना भाई, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, अगर ट्रायंगल A, B और D को कंसीडर करें, अगर हम ट्रायंगल A, B और D को कंसीडर करें तो हम एक बात कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। कहाँ से आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये चीज आ गई भाई, सी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा, अगर हम यही चीज इधर वाले ट्रायंगल में लें, ट्रायंगल ए डी और सी में, अगर ट्रायंगल ए डी सी में हम यही चीज लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी भाई ये बात यहाँ तक की कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भैया इधर आके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ भी एच स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ भी एच स्क्वायर के इक्वल है। एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर होती है कि नहीं होती है?
अगर दूसरी साइड बराबर होती है तो देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो cos b प्रूव कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, इसी को प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ देखो भाई आप कि यहाँ पे ये h स्क्वायर के इक्वल है, ये h स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो भाई मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे करूंगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो सारे साइन अंदर के क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव के हो गए। और जो माइनस 2ab आना था वो किसका बन जाएगा, प्लस का, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ था, नेगेटिव, प्लस 2x। क्लियर भाई यहाँ तक की बात। अच्छा एक बात बताओ, ये भी नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, ये भी नेगेटिव का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए कि नहीं, कैंसिल हो गए भाई यहाँ पे। अच्छा क्या बच गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ax। आगे भाई यहाँ तक की बात समझ में। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझना भाई, अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं ये, ठीक है, ये होता है साइन थीटा और ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो आप एक बात बताओ मेरे को, कोस बी कितना हो गया, कोस ऑफ बी कितना हो गया भाई, कोस बी निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है x बाई सी हो गया, x बाई सी हो गया भाई। अगर ये x बाई सी हो गया तो हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू c कोस b होगी। भाई ये c इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, x की वैल्यू c कोस b होगी। अगर x की वैल्यू c कोस b होगी तो वहां पुट कर दें, अगर वहां पुट करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और x की जगह c कोस b, 2ac इंटू कोस b। समझ आ गई भाई बात। अब अपने पास क्या बन गया, 2ac इंटू कोस b इज इक्वल टू, देखो इसको तो हमने रख लिया इधर, बाकी सारी चीज को उठा के ले गए, तो इधर उठा के ले गए तो यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर पॉजिटिव का है, सही है, ए स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, बी स्क्वायर किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये बात समझ गए भाई। इस ए स्क्वायर को उठा के इधर लेके आओगे तो ये स्क्वायर किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का। ये बी स्क्वायर को उठा के इधर लेके आओगे तो ये किसका बन जाएगा, नेगेटिव का। तो अपने पास जो कोस बी आ गया वो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ये दोनों तो पॉजिटिव के आगे पीछे लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया अपने पास। तो अपने पास क्या आ गया, कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है भाई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यहाँ तक की बताओ। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा, ठीक है, ट्रायंगल्स का। कल हम अपनी क्लास लेके आएंगे, उसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने चारों सेंटर, इन सेंटर, सबसे पहले इन सेंटर पढ़ेंगे, फिर सरकम सेंटर पढ़ेंगे, जो भी अपने 4-5 सेंटर हैं वो सारे सेंटर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय।